आदाब नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ सुर्खियों के साथ। पाकिस्तान से बातचीत के बगैर मसला हल नहीं होगा, फारूक अब्दुल्ला का बयान। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के लिए पाकिस्तान से मुज़ाकरात ज़रूरी, फारूक अब्दुल्ला का बयान। वादी कश्मीर में मौसम का सितम जारी, श्रीनगर में दर्जा हरारत -4.3 रिकॉर्ड। सिदरा इनकाउंटर में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने दिया हुक्म और असिस्टेंट कमिश्नर जम्मू पीयूष दोत्रा की सरबराही में कमेटी तश्कील। 21 जनवरी तक अपना बयान आप करा सकते हैं रिकॉर्ड। पंजाब के बाद हिमाचल में दाखिल हुआ राहुल गांधी का काफिला, रियासी सरकार ने किया वालहाना इस्तकबाल। इलेक्शन कमीशन की तरफ से दोपहर में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय पर फैसला। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान से गिराए गए चीनी हथियार बीएसएफ ने किया जब्त। वजीर खारजा जयशंकर आज जाएंगे मालदीव, दोनों मुल्कों में कई एमओयू पर होगा दस्तखत। नवाब मलिक के बाद उनके बेटे की मुश्किलात में इजाफा, पुलिस ने फर्जी दस्तावेज मामले में केस किया दर्ज। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही है, वहां की खबर आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लग सकता है और यह झटका अमेरिका से लग सकता है। अमेरिका की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर बड़े झटके की तैयारी चल रही है और यह तैयारी इसलिए चूंकि पाकिस्तान ने अपने वादे को वफा नहीं किया, वादा पूरा नहीं किया, और यही वजह है कि हक्कानी नेटवर्क को लेकर के हक्कानी नेटवर्क का सपोर्ट करना बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के लिए मुश्किल पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खबर है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बाज़ाब्ता तौर पर एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान को जो नन अलाई मेजर पार्टनर है नेटो का, उससे नन अलाई मेजर पार्टनर से उस लिस्ट से हटाने की बात कही गई है या उस पर मुतालबा किया गया है। उस बिल के जरिए अब कोशिश की जा रही है कि नन अलाई का जो स्टेटस, नन नेटो अलाई का जो स्टेटस पाकिस्तान के पास था, वो स्टेटस खत्म करने की बात की गई है। क्या कुछ इस खबर में है और इस बिल के अंदर है, इस फैसले से पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका लग सकता है, नुकसानात क्या कुछ होंगे, तमाम तफसीलात के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इशफाक, शुक्रिया। क्या कुछ तफसीलात है? खबर मिल रही है कि पाकिस्तान के लिए एक नई मुसीबत अमेरिका खड़ी कर रहा है। देखिए, जहां तक इस खबर को तहकीकात के बाद सामने आया है वो यही आया है कि 117वां इजलास था जी कांग्रेस का, लॉ मेकर्स का, यूएस के अंदर, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर, और वहां पर एंड्री बिग्स नामी रिपब्लिकन कांग्रेसी है जी, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक मसवदा कानून मूव किया है, एक बिल मूव किया है, और उस बिल के अंदर उन्होंने ये मांग की है कि जो नॉन नेटो एलाई का स्टेटस पाकिस्तान को दिया गया है, नॉन नेटो एलाई का स्टेटस ये जो दिया गया है, इसको वापस लिया जाए। और बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया यूएस हाउस के अंदर, उसमें ये कहा गया कि ये टर्मिनेट किया जाए पाकिस्तान को, कि मैं ये जो हमारा जी एलाई पार्टनर है नेटो के अंदर, इसको हटा दिया जाए। और बाज़ाब्ता तौर पर इस बिल के अंदर कई चीज़ें जो है वो तहरीर की गई है कि क्यों हम ये चाहते हैं और किस तरीके से ये किया जा सकता है, और सदर अमेरिका जो है उसने क्या कुछ करना है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी देर पहले बिल मूव किया गया और ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। आज तक ये गया था जब भी इस तरीके की बिलें सामने आती थी ऐवान के अंदर तो शायद ये मूव ही नहीं हो पाती थी, लेकिन ये बिल नंबर HR 80 है जिसको एंड्री बिग्स ने जो रिप्रेजेंटेटिव है एरिज़ोना से, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मूव किया है, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए ये कहा कि पाकिस्तान का ये जो स्टेटस है इसको देखा जाए, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें उनकी तरफ से कही गई है। जो हाउस ऑन फॉरेन अफेयर्स कमेटी को उन्होंने कहा कि वो नेसेसरी एक्शंस इसमें जी उठाए। हक्कानी नेटवर्क के आगे पीछे ये सारा बिल जो है वह घूम रहा है, और किस तरीके से पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और हक्कानी नेटवर्क के बीच में राब्ते हैं, किस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर वो काम कर रहे हैं, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से राब्ते इस नेटवर्क के, ये सारी चीज़ें हैं। और ये मांग की गई है कि जब तक ये मुकम्मल तौर पर कार्रवाई नहीं करते हैं और अपनी सरजमीन से हक्कानी नेटवर्क की कार्रवाई को रोकते नहीं हैं, तब तक इस स्टेटस को बहाल ना किया जाए। इस बिल के अंदर जो ये मांग की गई है, अगर हम इसके खदुखाल को देखें, अगर ये होता है
तो काफी बड़ा झटका जो है वो लग सकता है जी पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के पास जो इस वक्त काफी चीजें एक्सेसिबल है वो उनसे खत्म हो सकती है, रिसर्च के बारे में, डिफेंस के बारे में और दीगर मालूमात जो उन्हें इस चीज से मिल रही है। करंटली अगर आप देखेंगे तो 17 नॉन नेटो अलायंस, मेजर नॉन नेटो अलायंस है और लास्ट जब नाम पाकिस्तान का गया था नेटो अलायंस में तो वो बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने 2004 में किया था। और इस तरीके से ब्राजील लास्ट मुल्क था जिसको डेजिग्नेट किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 2019 में कि जनाब आप हमारी इसका हिस्सा बनेंगे, उसके बाद किसी को भी नहीं किया गया था। लेकिन लगातार पाकिस्तान के अंदर आपको याद होगा कि 2018 में पाकिस्तान ये जो अमेरिका के सदर थे उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी एक बड़ा फैसला लिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि फाइनेंशियल और सिक्योरिटी असिस्टेंस जो पाकिस्तान को दी जाती है वो रोकी जाएगी। दरअसल वो रोकने का सिलसिला भी इसी कानून के आसपास है और जो पैसा पाकिस्तान को दिया जा रहा था वो दरअसल इसी मुआहदे का एक हिस्सा था। एक तो ये भी था, फिर डायरेक्टली उनकी एक्सेस रिसर्च पर थी, जो डिफेंस DROs हैं उन पर थी और दीगर चीज़ों का फायदा मिलता था। अगर ये बिल पास होता है तो ये ज़रूर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी परेशानी हो सकती है। ऐसे में क्या पाकिस्तान की जानिब से अभी कोई रिएक्शन इस पर आया है या फिर क्या पाकिस्तान इस बात के लिए इनकार कर रहा है कि उसका हक्कानी नेटवर्क से कोई रिश्ता नहीं है या हक्कानी नेटवर्क के हवाले से उनकी जो पहली सरगर्मियां रही हैं उन सरगर्मियों पर अमेरिका मुतमईन था और अब अचानक से गैर मुतमईन या आदमी इत्मीनान का इजहार कर रहा है? इस तरह इस सिलसिले में कोई बयान पाकिस्तान की जानिब से? देखिए अभी तक पाकिस्तान की वजारत दिफा या वजारत दाखिला की तरफ से कोई बयान सामने नहीं रखा गया है, लेकिन जरूर ये बात सामने आ रही है कि चूंकि अभी ये बिल सिर्फ मूव हुआ है, मैंने पहले ही कहा कि ये जो बिल है HR 73 और ये जो दूसरा बिल उसके साथ मूव किया गया है, चूंकि इससे पहले भी एक बार मूव किया गया था और ये दूसरी बार है जब इस बिल को मूव किया गया है अमेरिका के अंदर। अगर ये पास होता है शायद उसके बाद ही, चूंकि पहले इसका नंबर HR 7 था, आज इस बिल का जब ये इंट्रोड्यूस दोबारा किया गया HR 80 है और इसको बाज़ाब्ता तौर पर फॉरेन अफेयर्स कमेटी के जरिए से मूव किया गया है। तो इस बार तैयारियां इस पूरी कमेटी की है, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका के जो सेनेट्स हैं, जो नुमाइंदगान हैं, उनके अंदर भी तरह तरह की खदशात है, तरह तरह के सवालात है, स्पेशली अफगानिस्तान के मामले के बाद जो कुछ सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है। तो ये एक बड़ा दचका लग सकता है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान या पाकिस्तानी वजारत दिफा या दाखिला या खारजा की तरफ से कोई बयान इस पर नहीं आया है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौर तफसीलात फराहम करने के लिए, बताने के लिए कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को एक बड़े झटके की तैयारी चल रही है और ये तैयारी है नेटो नन अलाई जो स्टेटस पाकिस्तान के पास था वो स्टेटस छीन लिया जाएगा। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान सीधे तौर पर फ़ायदा उठा रहा था, वो तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे अगर ये बिल मंजूर हो जाता है और प्रेसिडेंट का दस्तखत इस पर हो जाता है तो। लेकिन इस बीच अपने मुल्क से एक बड़ी खबर आ रही है और मुल्क अजीज़ के अंदर 2024 से पहले तीसरे महाज का ऐलान आज होने वाला है। आज KCR दिखाएंगे तेवर और बाज़ाब्ता तौर पर इसके लिए स्टेज सज चुका है। अखिलेश केजरीवाल, मान डी राजा, ये सबका साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, पंजाब के CM भगवत मान और कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डी राजा को मदऊ किया गया है। ये 4 और 5 चेहरों के सहारे आज बाज़ाब्ता तौर पर तीसरे महाज यानी थर्ड फ्रंट का ऐलान KCR करने जा रहे हैं। तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार भारत राष्ट्र समिति यानी BRS आज खुग्गम शहर में एक अवामी जलसा मुनाकिद कर रही है। इस अवामी जलसे में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, उनके पंजाब के हम मनसब भगवत मान, केरल के वजीर आला पिनराई विजयन, समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव और CPI लीडर डी राजा भी शामिल हो रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी TRS का नाम बदलकर BRS किए जाने के बाद यह पहला अवामी जलसा है। इस वजह से यह इजलास सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा इसमें तमाम अपोजिशन पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट लीडर भी सब के सब एक साथ नजर आएंगे। BRS सदर और तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के साथ मेहमान कायदीन आज कुंभ में जाने से पहले हैदराबाद के पास याददारी में भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर जाएंगे। उस मंदिर को तेलंगाना हुकूमत ने बड़े पैमाने पर असरनो तामीर करवाया है। TRS के सीनियर लीडर और साबिक MP B विनोद कुमार ने बताया कि हैदराबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर खंभ में तेलंगाना हुकूमत के आंखों की जांच
कनेक्टिवेलिगू के दूसरे मरहले का आगाज भी इस तकरीब का हिस्सा है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी तनकीद की है, इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा बीजेपी ज़र क़यादत एनडीए हुकूमत में सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और आज़ादी समेत आइन की रूह कमजोर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि बीआरएस मुल्क में मुतबादिल सियासत लाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि आज बीआरएस के इस इजलास में और बीआरएस के इस बैनर से मुल्की सतह पर 2024 से पहले एक बड़े महाज की तैयारी और थर्ड फ्रंट की तैयारी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो जाएगी और इस तरह से इस पार्टी को या इस थर्ड फ्रंट को अब की बार किसानों की सरकार के टैगलाइन के साथ मुल्क भर में बाज़ाब्ता तौर पर प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ किसानों को मुफ्त बिजली और उनके कर्जे के बकाया का भी ऐलान किया जाएगा। जो किसानों को लेकर के और गरीबों के लेकर के जो स्कीमें तेलंगाना में चल रही है, उन स्कीमों को मुल्की सतह पर नाफिज करने या मुल्की सतह पर लाने का वादा आज के इस इजलास के दौरान केसीआर कर सकते हैं और इसी के साथ 2024 में थर्ड फ्रंट की एंट्री होती हुई आपको दिखाई देगी। अखिलेश यादव पहले ही पहुंच चुके हैं, केजरीवाल कल ही पहुंच चुके हैं, भगवत मान भी कल पहुंच चुके हैं, डी राजा पहुंचने वाले हैं और अब से थोड़ी देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर 2024 से पहले एक तीसरे महाज को आप देख पाएंगे जिसमें केसीआर सबसे आगे आपको नजर आएंगे। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक चीफ ए.एस. दुल्लत की किताब के रस्मी इजरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, साबिक नायब सदर हामिद अंसारी समेत कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने खिताब में एक तरफ जहां एक बार फिर मसले कश्मीर पर बात करते हुए कहा कि मसले कश्मीर उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक हम अपने पड़ोसी से बात नहीं करते और इस मसले का हकीकी हल तलाश नहीं करते जो कई दहाइयों से चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक हम एक नहीं होंगे हिंदुस्तान तरक्की और मजबूत नहीं हो सकेगा। रॉ के साबिक चीफ की किताब अ लाइफ इन द शैडोज के रस्मी इजरा से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान एक मुनफरिद मुल्क है और यह इसलिए है कि हम सब मिलकर सोचते हैं। हमें गांधी के हिंदुस्तान को वापस लाना होगा। अगर कौम को तरक्की करनी है तो तकसीम को खत्म करना होगा और जब तक हम एक नहीं होंगे मुल्क कभी मजबूत नहीं होगा। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि कश्मीर का मसला खत्म नहीं हो सकता और मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि दहशतगर्दी तब तक से बात नहीं करते और हकीकी हल तलाश नहीं कर लेते। उन्होंने कहा कि आज के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से खुल करके उन्होंने कहा कि जंग किसी भी चीज का हल नहीं है, किसी भी मसले का हल नहीं है, बातचीत ही वाहिद रास्ता है। Language is different, culture is different, their food habits are different, the entire thing is different. I've just come back only some days ago from Tamil Nadu. They speak only in their own language, not even English. We, North Indians, I feel ashamed of ourselves. We don't speak in our languages. Where's the Punjabi? Where's this Kashmiri? If you talk to a Kashmiri boy or a girl, they say, no, we can understand, but we can't speak. Strange, I tell you, in the North. I pity the North. Look at Bengal. They love their language and they speak with such flow. This is diversity of this nation. That is what I love about this nation. How does it matter? दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से आज दोपहर 2:30 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है कि नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में असेंबली इंतखाबात को लेकर के बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। कमीशन से मौसूल इत्तला के मुताबिक तीनों रियासतों में इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान आज दोपहर 2:30 बजे किया जाएगा। वाज़ेह है कि नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा कानून साज असेंबलियों की मियाद इस साल मार्च में ख़त्म हो रही है और मार्च 2023 में बाज़ाब्ता तौर पर नई सरकार भी बन सकती है। इन रियासतों में ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। इसी की तैयारी में इलेक्शन कमीशन पहले से भी है। यात्रा पहले ही कर चुके हैं, दौरा करके न सिर्फ त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, इन रियासतों में जाकर के, यूटीज़ में जाकर के उन्होंने वहाँ की ज़मीनी सूरत हाल और माहौल का जायज़ा लिया। उसके बाद हालात साजगार मिलने के बाद फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि इन रियासतों में इलेक्शन कराया जाए। तो इन तीनों रियासतों के इलेक्शन का शेड्यूल आज जारी किया जाएगा और बताया जाएगा कि कितने मरहलों में इन तीनों रियासतों में कब से कब तक इलेक्शन होंगे, कब से कब वोटिंग होगी और नतायज कब तक आएंगे।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। पंजाब के बाद यात्रा हिमाचल प्रदेश में दाखिल हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। पार्टी लीडरों और कारकुनों के साथ बड़ी तादाद में लोग भारत जोड़ो यात्रियों के इस्तकबाल के लिए हिमाचल के घटुका पहुंचे थे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने दीगर भारत जोड़ो यात्रियों के साथ हिमाचल के घटूटा से पदयात्रा का आगाज किया। राहुल गांधी ने कहा कि देवभूमि आने के लिए हमने पदयात्रा का रूट बदला। हम कम वक्त दे सके क्योंकि हमें गांधी जी की यौम शहादत पर श्रीनगर पहुंचना है। राहुल गांधी ने कई मसाइल पर हुकूमत और बीजेपी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हमने पार्लियामेंट में अपने मसाइल उठाने की कोशिश की, लेकिन वहां मसाइल उठाने की इजाजत नहीं दी गई। हिंदुस्तान के इदारों जैसे अदलिया, प्रेस वगैरह से भी बात नहीं कर सकता क्योंकि वहां सब पर आरएसएस बीजेपी का दबाव है, इसलिए हमने ये सफर किया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि पूरी हुकूमत 3-4 लोगों के लिए चलाई जा रही है। जो कुछ होता है उन लोगों के लिए होता है। हमारे किसानों, मजदूरों और नौजवानों के लिए कुछ नहीं होता। हिंदुस्तान की हुकूमत जो भी करती है वो हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपतियों की मदद के लिए करती है। जम्मू कश्मीर से कुछ अहम खबरें हैं। उन खबरों में हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन खिदमात के नफाज पर पेशरफ्त की निगरानी के लिए एक कोऑर्डिनेशन सेल तश्कील दी है। इस हवाले से भी खबर मिल रही है। यह हुक्मनामा हुकूमत की जानिब से तमाम खिदमात को ऑनलाइन दस्तयाब कराने के ऐलान के एक दिन बाद जारी किया गया है। बता दें, हुक्मनामे के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में फराहम की जाने वाली ऑनलाइन खिदमात के पेशरफ्त पर नज़र रखने के लिए एडिशनल सेक्रेटरी यानी GAD विकास वर्मा JKAS की मजमूई निगरानी में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में एक कोऑर्डिनेशन सेल कायम करने को मंजूरी दी गई है। कोऑर्डिनेशन सेल के मेंबरान में डिप्टी सेक्रेटरी अक्षय राजन, अंडर सेक्रेटरी GAD नेहा और साथ ही साथ अंडर सेक्रेटरी महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूपाली अरोरा। इसके अलावा भी कई ऐसे जिम्मेदारान हैं जिनको बाज़ाब्ता तौर पर शामिल किया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक कोऑर्डिनेशन सेल से कहा गया है कि वो तमाम अजला में फराहम की जाने वाली तमाम ऑनलाइन खिदमात की पेशरफ्त रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में जमा कराएं। मजीद ये कि तमाम इंतजामी महकमा के सरबराहान, डिप्टी कमिश्नर्स, तमाम PSUs, कारपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अपने अपने महकमों दफातर की तरफ से फराहम की जाने वाली ऑनलाइन खिदमात की पेशरफ्त पर नज़र रखने के लिए अपने मुतल्लका दफातर में इसी तरह के कोऑर्डिनेशन सेल तश्कील दें ताकि इससे यकीनी हो जाए कि उनका मुतल्लका महकमा यानी दायरे इख्तियार में तमाम खिदमात सिर्फ ऑनलाइन मोड के ज़रिए फराहम की जा रही है। हुक्मनामे में मज़ीद कहा गया है कि इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट और पेशरफ्त को रोज़ाना की बुनियाद पर GAD के साथ तमाम मुतल्लका ओहदेदार शेयर करेंगे। शुमाली कश्मीर के कुपवारा में करनाह जाने वाली अहम राब्ता सड़क को 5 रोज़ बाद आखिरकार खोल दिया गया है। भारी बर्फबारी के सबब करनाह की अवाम का राब्ता ज़िला हेडक्वार्टर से मुनक़ता हुआ था, जिसे बेकन हुकाम ने अनथक कोशिश के बाद बहाल कर दिया है। बेकन के मुताबिक लोगों की जानों का ख्याल रखना और बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाना उनकी तरजीहात में शामिल है। इधर मकामी आबादी ने राब्ता बहाल होने पर बेकन का शुक्रिया अदा किया है। RCC की अनथक कोशिशों की वजह से आज जो है साधना रोड को ओपन कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि जो ये स्पेल अभी निकला, इसमें तकरीबन 8 फुट से 9 फुट बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई और यहाँ करनाह की आवाम बीकन, इंडियन आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि खासकर बीकन की बात करें, जो बीकन की टीम रही, इन्होंने अब जानों को खतरे में डालकर इस रोड को विद इन नो टाइम क्लियर किया। वक्त वो भी था जब सारना टॉप जो है वो 6 महीने के लिए बंद हुआ करती थी और आज देखिए आप विद इन नो टाइम, विद इन 5 डेज में 8 फुट बर्फ, ये भी एक बड़ी बात है कि 8 फुट बर्फ को 1-2 दिन में क्लियर करना, ये भी अपनी जगह बहुत बड़ी बात है। इस टाइम हम साधना टॉप पर मौजूद हैं और हमारे साथ पूरी बीकन की जो टीम है वो हमारे साथ मौजूद है। हम बीकन की टीम से पूछेंगे कि कितनी कुछ प्रॉब्लम जो है इनको फेस करनी पड़ती हैं जब इनको स्नो क्लियरेंस देनी पड़ती है। जी सर, आपका स्वागत है गुलिस्तान न्यूज़ में। सर थैंक यू, आप लोगों का भी वेलकम है। प्रोसेस हमारा ये है कि जब हमें अवलांच वार्निंग 2 मिलती है तो हम लोग अपना स्नो क्लियरेंस शुरू करते हैं। या हमारे पास एक साधना से चलते हैं डोजर हैं काम करने वाले, और किलोमीटर 22 जो है CTC रोड, वहाँ से एक डोजर आता है काम करने के लिए, और बीच में एक टीपी है, और कोऑर्डिनेशन जो होता है
वो हम लोग आपस में मिल के करते हैं। जी सर आपको किस हिसाब से कितनी प्रॉब्लम्स जो हैं परेशानी देखनी पड़ती हैं, खासकर जब आप ये इसको क्लियर करते हैं स्नो को? हमें मेन एवलांच की प्रॉब्लम्स होती हैं कि जब हमें वार्निंग 3-4 होता है उस टाइम हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जान माल की सबकी सुरक्षा देखनी है और अपनी और मशीनों की भी। सर अभी देखा गया कि रिसेंटली 2 दिन में एवलांच वार्निंग थी, तो आपने किस हिसाब से क्या सोचकर काम किया सर? सर हमने जनता की भलाई के लिए और करनाल कुपवाड़ा को जोड़ने के लिए काम किया। मैं कहता हूँ ऐसा डिपार्टमेंट बीकन का हमने पहली बार देखा है, जो इतनी जल्दी में जिन्होंने काम किया। हम तो सोचते थे कई दिन लग जाएंगे, जैसे बर्फ़ है यहाँ साधना पे, हम सोचते थे 10-15 दिन के अंदर बाद ही हम जा पाएंगे, लेकिन ये हम कहते हैं क्या कि कौन सी लफ्ज़ लाएँ जो बीकन का हम शुक्रिया अदा करें। ख़ासकर हमारे एसडीएम साहब भी यहाँ आए थे, वो भी अभी वापस गए। बहुत मेहनत की हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, बाकी आर्मी ने, सबों ने मेहनत करके ये तो एक रिकॉर्ड बन गया है। हम तो कहते हैं कि इनको अवार्ड मिलना चाहिए 26 जनवरी में। हमारा मांग है पूरी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनको 26 जनवरी में अवार्ड देना चाहिए, जिन्होंने इतनी मेहनत करके हमारी साधना को खोल दिया है। जो है ऐसे तो हमने ज़िंदगी में ऐसे डीसी देखे नहीं है। मेरे ख्याल में आज उनको की काम पर गया, वरना वो भी साधना में पहुंचने वाले थे। वो इतने इंटरेस्टेड हैं कि करना के लोगों को कोई तकलीफ ना हो, जितना मुझसे हो सके उतनी मैं इनकी मदद करूं और करते हैं। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन हमें जो मिली है, बाकी बीकन के जो अफसर मिले हैं, बाकी महतियात मिले हैं, सबों ने बड़ी मेहनत करके हमारे ये मसला हल कर दिया। हमें कोई दिक्कत नहीं है, कितनी बर्फ़ पड़ जाएगी, कुछ हो जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी साधना खुली रहेगी। हाँ सर, आपको कैसा लगा आज रोड देखकर, खासकर आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो? जी सर, हमारे को बहुत अच्छा लगा। बीकन का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम 4-5 दिन चौकी बल में आज दिल्ली में बीजेपी की कौमी मरकज़ी मजलिस आमला की 2 रोज़ा मीटिंग ख़त्म हो चुकी है। उस मीटिंग में कई अहम तजावीज़ पेश किए गए, करारदाद को मंजूरी मिली। जेपी नड्डा की सदारत पर 1 साल के लिए और भरोसा किया गया, उस मुद्दत में तोसी की गई और 2024 में जेपी नड्डा की क़यादत में बाज़ाब्ता तौर पर आम इंतखाबात लड़ने का फैसला किया गया। इस बीच बीजेपी की सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी भी इस मीटिंग का हिस्सा थी। उनसे हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल ने खुसूसी गुफ्तगू की है। बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर की बीजेपी स्पोक्स पर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी हैं। बात करते हैं। मैडम, दिल्ली पहुंचे, 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी रही है, जम्मू कश्मीर को लेकर के क्या चर्चा हुई है? कार्यकारिणी में क्या आगे की रूपरेखा तैयार की गई है, क्या इंस्ट्रक्शन मिले हैं? देखिए, 2024 में हर जगह बहुत सारे राज्यों में इलेक्शन है। खासकर कुछ अलग से कोई ऐसा विषय नहीं रहा कि जम्मू कश्मीर के लिए, बल्कि हर एक देश के जहां जहां चुनाव है उसके लिए रूपरेखा तय की गई कि हमने लोगों के साथ काम करना है, हमें लोगों में जाना है। वही एक रूपरेखा रही और उसी में फिर इंशाअल्लाह रहमान हमारे यहाँ पे भी इलेक्शंस होंगे, तो वहां से भी भाजपा जीत के आएगी। राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों के तमाम नेताओं को बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर में क्या उम्मीद की जाए, कब तक चुनाव हो सकते हैं, कोई तैयारी की जा रही है? देखिए, चुनाव के मैदान में तो हम उतर ही गए हैं। जब भी इलेक्शन होगा, जब भी बिगुल बजेगा, भारतीय जनता पार्टी कैडर्स की पार्टी है, संगठन है हमारा मजबूत, और हम हर उस युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। जब इलेक्शन होता है, ये युद्ध की तरह हम तैयारी करते हैं। हमारा संगठन हर एक वर्कर को तैयार रखता है। जब भी बिगुल बज जाएगा, आप देखिए कि वहां से जम्मू कश्मीर में जो हालात है इस वक्त, उस हालात के बीच तैयार है जम्मू कश्मीर की आवाम चुनाव के लिए? हमारे हालात भी अब अच्छे हैं और हम इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। मैं जिस तरह के हालात पिछले दिनों राजौरी में रही, आतंकी घटनाएं हुई, टारगेट किलिंग्स हुई हैं, उसके बाद आपको लगता है कि लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे जम्मू कश्मीर और खास तौर से कश्मीर की आवाम 370 हटने के बाद से? देखिए, हर एक वर्कर, हर एक जम्मू कश्मीर का जो नागरिक है भाजपा के साथ है। आप देखिए जब इलेक्शन आएगा और वहां कमल के फूल खिलेंगे। अच्छा, जो अभी एक नया ऑर्डर आया है जिसको लेकर के पूरी घाटी में, पूरी रियासत में हंगामा मचा हुआ है, रोशनी प्रोजेक्ट के तहत लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। इंक्रोचमेंट हटाने की, अतिक्रमण हटाने की जो सरकार ने नोटिस दिए हैं, क्या लगता है आपको उससे बीजेपी को नुकसान होगा कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव? देखिए, अवाम कभी नाराज उस फैसले से नहीं होती है जो वाकई में सही फैसला होता है। अगर फैसला हम ये सोच के ले लें कि इलेक्शन आने वाला है, तो फिर हम गलत को
को कभी सही नहीं कर पाएंगे। अगर गलत है तो गलत ही है, और अगर सही है तो वो सही ही होगा। अब आखिरी सवाल एक और लूंगा, जम्मू कश्मीर के जो हालात इस वक्त हैं, पूरे बादस्तूर हालात जो है, उस हालात के बीच आपको लगता है कि आवाम पूरी तरह से खुश होकर के बीजेपी के लिए वोट करेगी? बिल्कुल। 370 के बाद अब कश्मीर में आप देखिए, हम कश्मीर की बात करेंगे, इंसान सुबह उठ के ये सोचता था कि किसी के हाथ में पत्थर होगा और हड़ताल होगी, उससे नजात मिली है एक आम कश्मीरी को, उस एक मजदूर को जो सुबह अपना रेडी लगाता था, अपना दुकान खोलता था, उसको राहत मिली है। अब हड़तालों से, अब उन मुसीबतों से एक जम्मू कश्मीर के वासी को उस मुसीबत से नजात मिली है। अब हम खुशी से रह रहे हैं। जब भी इलेक्शन का बिगुल बजता हम इलेक्शन में जाएंगे। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा दाखिल होने में अब सिर्फ 24 घंटे का वक्त रह गया है। इससे पहले कांग्रेस की खातून लीडर दीपिका सिंह राजावत ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एडवोकेट दीपिका सिंह राजावत ने ट्विटर पर कांग्रेस से इस्तीफा देने का ऐलान किया और कहा कि साबिक वजीर चौधरी लाल सिंह को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की इजाज़त दी, इसलिए वह इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा दे रही हैं। एडवोकेट ने कहा कि लाल सिंह ने गुज्जर लड़की की इस्मतदरी करने वालों का दिफा किया था और इस्मतदरी करने वालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे जम्मू कश्मीर को तकसीम कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर चौधरी लाल सिंह जैसे फ़िरक़ापरस्त सियासतदान को कांग्रेस इस यात्रा में शामिल करने के लिए राज़ी है तो मैं कांग्रेस का हिस्सा नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि लाल सिंह ने इस्मतदरी करने वालों की हिफाजत के लिए जम्मू कश्मीर के पूरे खित्ते को तकसीम किया और भारत जोड़ो यात्रा नजरियाती तौर पर साबिक वजीर के इक़दामात के खिलाफ है। आपको बता दें कि जनवरी 2018 में कठुआ के रसाना गांव में एक 8 साल खाना बदोश मुस्लिम लड़की को अगवा करके 4 दिन तक बेहोशी की हालत में रखने के बाद उसके साथ इस्मतदरी की गई थी और उसके बाद उसे हलाक कर दिया गया था। इस मामले पर जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्त एहतजाज भी हुए थे और इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त सज़ा का मुतालबा भी किया गया। वहीं दूसरी जानिब लाल सिंह जो बीजेपी और पीडीपी मखलूस सरकार के काबीना वज़ीर थे, उन्होंने इस्मतदरी के मुलजिमों के हक़ में एक बड़ा जलसा निकाला था और कत्ल और इस्मतदरी के जुर्म में बंद अफराद को हिरासत से रिहा करने का भी मुतालबा किया था। इसी पूरे मामले पर नाराज़ होकर के राजावत ने इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है। फिलहाल इस खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।